हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। गाइस, इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि 2 पार्ट में होगा कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा है, और तो ये हम पार्ट 1 करेंगे यहाँ पे। और चैप्टर है जो हमारा वो है 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फिर हम चैप्टर के नोट्स से करेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या अभी देखते हैं कि अगर हम क्वेश्चन आंसर कर पाएँ तो ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पे लिखा है 1857 की क्रांति। ये गाइज ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है कि दिसंबर 56 की बात है। तो 56 में क्या होता है, सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक होती हैं, जिसका नाम ब्राउन बेस के स्थान पे क्या किया, एक नई आती है बंदूक जिसका नाम है नवीन एनफील्ड राइफल का के प्रयोग का क्या किया, निर्णय लिया है। ठीक है, कब की बात है, 1856 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो है परीक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में जो है दिया जाना था। और इस नई राइफल में क्या होता है, कारतूस के ऊपरी भाग पर मुंह से मतलब जो कारतूस होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको क्या करना होता है, मुंह से काटना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जनवरी आता है, जनवरी 1857 का टाइम है। तो उसमें बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि जो कारतूस होता है ना, उसमें चर्बी है, और किसकी, गाय और सुअर की चर्बी होती है। ठीक है, तो ये अफवाह फैली थी कहाँ पे गई, बंगाल में। बंगाल की बात हो रही है। फिर इसके बाद लिखा है कि सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत क्या किया, इसका खंडन कर दिया। ठीक है, कि मतलब ये सच नहीं है। ठीक है, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। तो यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। मतलब इसने कहा कि जो ये 1857 का जो विद्रोह था, उसका जो तत्कालिक मतलब उस समय जो कारण बना था वो यही था, चर्बी वाला कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसके कारतूस में, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, लोगों को लगा ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक क्या है, चाल है। फिर लिखा है कि 29 मार्च 18, ठीक है, अब मार्च आ गया गाइस। अभी हमने जनवरी की बात करी, अब हम मार्च की कर रहे हैं। 1857 को क्या होता है कि बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और जो सैनिक है, क्या नाम है, मंगल पांडे ने अपने जो है एजुडेंट पर क्या है, आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। किसने, मंगल पांडे ने। और हम इन्हीं को जानते हैं, यही नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कौन है, मंगल पांडे हैं। ठीक है, अब लिखा है कि अंग्रेज द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट, ठीक है, NI रेजिमेंट है, भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। मतलब जिन्होंने विद्रोह किया था और यहाँ पे हत्या भी हो गई, तो ये जो रेजिमेंट है, NI रेजिमेंट, 34th NI रेजिमेंट है, उसको भंग कर दिया गया और जो अपराधी हैं उनको दंड दे दिया गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या लिखा है आगे। तो यहाँ लिखा है कि एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने, यहाँ लिखा है कि जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार हैं, उन्होंने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण बताया। मतलब अब क्या है, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, जिन्होंने 1857 में जो क्रांति या विद्रोह हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण अलग अलग बताए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा, जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार थे, उन्होंने कहा भैया जो सैनिक थे असंतोष थे और चर्बी वाला कारतूस ही कारण था। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकार जो है, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो चर्बी वाला कारतूस है ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं है। उन्होंने कहा भैया खाली चर्बी वाला कारतूस ही कारण नहीं है, अथवा क्या है, सबसे प्रमुख कारण ये नहीं है। ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों के विद्रोह को केवल एक चिंगारी थी,
मतलब कि ये क्या है, सिर्फ एक चिंगारी थी जिसमें क्या है उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी, और जिससे और जिसने क्या है दावानल का रूप धारण कर लिया। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा खाली के आप ये नहीं कह सकते कि चर्बी वाला कारतूस ही एक कारण था कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया, नहीं, कारण बहुत सारे थे, बस इसने एक चिंगारी लगा दी। ठीक है, तो कारण में देखिए राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से लोग थे परेशान। बट क्या होता है कि जब ये घटना घट जाती है तो क्या है, कहा नहीं जाता कि जरा सी चिंगारी लग जाती है तो वो क्या है आग का रूप धारण कर लेती है। वही हुआ कि विद्रोह बहुत बड़ा रूप विद्रोह ने ले लिया यहाँ पे। तो वही लिखा है कि इसने क्या करा, दावानल का रूप जो है धारण कर लिया। फिर लिखा है 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ था। ठीक है, अब ये पूछा जाए, अब देखिएगा इसमें क्या है कि कहाँ पे प्रारंभ होता है, कहाँ पहले होता है, फिर कहाँ उसके बाद होता है, कहाँ होता है, फिर ये सब एक एक करके दिल्ली आते हैं, इसका नेतृत्व हर जगह कौन कौन कर रहा होता है, ये सारी चीज़ इसमें आएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसने कहा कि जो प्रारंभ कहाँ से होता है, 10 मई को होता है, मेरठ से होता है। इस मेरठ का है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ की 30वीं कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से क्या करा, इनकार कर दिया और खुलेआम क्या है बगावत कर दी। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, अभी हम मेरठ की बात कर रहे हैं, और कहाँ 30वीं कैवेलरी रेजिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और क्या है साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। ठीक है, अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस, वहाँ हर जगह से दिल्ली पहुँचेंगे। तो जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई क्या है प्रयास नहीं किया। फिर विद्रोहियों ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हम गाइस बात कर रहे थे 10 मई। ठीक है, अब बात हो रही है 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया विद्रोहियों ने। विद्रोही मतलब जो जैसे ये जो सैनिक थे इन्होंने, ठीक है, तो जिन्होंने विद्रोह किया था ना कि वो चर्बी वाला कारतूस नहीं यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे कारण थे, तो इन्होंने क्या किया 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। मतलब ये जब वहाँ से चलते हैं 10 मई को विद्रोह मतलब कहाँ मेरठ से स्टार्ट होता है और 12 मई को दिल्ली पे जाके वहाँ अधिकार करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, लाल किला। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वो क्या था गाइस, कमल था और रोटी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है, अब हर जगह जगह की बात होगी। तो बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर, तो ये जैसे आपको क्या याद रखना है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, जैसे बरेली में कौन कर रहा है, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, या आप कह सकते हैं नेतृत्व किया। तो आपको ये नाम याद रखना है कौन कर रहा है, तो जैसे बरेली में खान बहादुर। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। मतलब जो दिल्ली में बैठा मुगल सम्राट था उसने बरेली रोहिलखंड वाला जो एरिया था वहाँ पे जो वायसराय है किसको नियुक्त किया था, खान बहादुर को। तो वही नेतृत्व ही कर रहे हैं। अब गाइस हम बात करें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, देखिए अब दूसरी जगह झांसी की बात होगी तो वहाँ कौन नेतृत्व कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली रानी लक्ष्मीबाई थी उस टाइम, तो वही कर रही होंगी। तो यहाँ लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो इनका जो मूल नाम था गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए, मणिकर्णिका। आपने एक मूवी भी देखी होगी बॉलीवुड में आई हुई है, मणिकर्णिका इन्हीं पे है। ठीक है, तो उनका ही नाम है ये रानी लक्ष्मीबाई का। तो इनका जन्म कब होता है गाइस, होता है 19 नवंबर 1835 को कहाँ, गोलघर में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है वाराणसी में है। आज जो है वो उनका जो जन्म आप कहें कि कहाँ हुआ था, तो गोलघर जो है गाइस कहाँ पे, वाराणसी। ओके दोस्तों, फिर यहाँ लिखा है कि जो उनके पिता हैं, ठीक है, तो उनके पिता मरणोपरांत क्या है झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। ठीक है, और उस समय लक्ष्मीबाई की जो उम्र थी वो थी 13 वर्ष थी, और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के जो महाराजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव उनके साथ हो गया। अब क्या होता है कि जो इनकी मृत्यु है ग्वालियर में हुई थी। किन की मृत्यु होती है, मतलब जो लक्ष्मीबाई हैं उनके जो हस्बैंड हैं, मतलब उनके जो पति हैं गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, ग्वालियर में होती है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर में ही क्या है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे ग्वालियर में मृत्यु होती है लक्ष्मीबाई की, तो वहीं ग्वालियर में क्या है महारानी जो लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी समाधि है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी, क्योंकि वो उनसे पहले मर चुके होते हैं। ठीक है, जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने
व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। इसका मतलब क्या है गाइस? एक्चुअली क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई और जो उनके पति थे गंगाधर राव, उनका कोई भी मतलब उनकी कोई संतान नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, एक पुत्र को गोद ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब डलहौजी होते हैं गाइस, तो जब भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम था डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी उनका एक सिद्धांत आता है, यानी कि व्यवगत सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी राजा महाराजा की संतान नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वो राज्य उनके मरने के बाद, वो राज्य, वो क्षेत्र या वो प्रांत जो है उनके मरने के बाद किसका हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चल रहा था कि झांसी में लक्ष्मीबाई का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, बट उन्होंने जो बेटा जो है गोद लिया था उसको ये लीगल नहीं मान रहे थे। कौन? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसको नहीं मानती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि जो झांसी का राज्य था वो क्या करा, ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया। फिर झांसी में क्या होता है कि जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। यानी कि जैसे पूछा गया कि बरेली में हुआ, ठीक है, बरेली से पहले हमने देखा था मेरठ में हुआ था, यहाँ जून में कहाँ होता है? झांसी में होता है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई करी। फिर अंग्रेज जनरल क्या लिखा, हीरोज से लड़ते हुए क्या होता है, 17 जून 1858, यानी कि पूरे एक साल बाद, एक साल तक लड़ी है, उसके एक साल बाद जून से जून तक की बात है, को वे क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो गई। अब रानी की मृत्यु पर क्या है, हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, और किसने कहा, हीरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब लिखा है कि लखनऊ, तो लखनऊ में विद्रोह का जो प्रारंभ है कब होता है, 13 मई 1857 में हुआ है। और विद्रोह का जो नेतृत्व है कौन कर रहा है, बेगम हजरत महल, बहुत ही नोन नेम है गाइस, आप सबको पता होगा। तो उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, जो उनका नाम था विरजिस कादिर, को नवाब घोषित किया और जो है प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, मतलब अपने बेटे को नवाब बनाया और जो प्रशासन है उसकी बागडोर बेगम हसरत महल ने क्या करा, अपने हाथ में ले ली। और 21 मार्च 1857 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट, देखिए अब क्या होता है, अब इनकी मृत्यु की बात हो रही है, ठीक है, तो नहीं मृत्यु नहीं गई, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 21 मार्च 1858 यानी कि अगले साल को क्या होता है कि कैम्पबेल ने क्या करा, गोरखा रेजिमेंट है तो उसकी सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। अभी किसके अधिकार में था, बेगम हजरत महल के अधिकार में था, लेकिन इस समय क्या होता है, कैम्पबेल क्या करते हैं, लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो कहानी क्या है कि लखनऊ पे अगर हम बात करें नेतृत्व की, तो किसने करा था, बेगम हजरत महल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर में क्या होता है, 5 जून 1857 को क्या होता है, नाना साहब यानी नाना धोंडोपंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ठीक है। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपी से बहुत सहायता मिली, मतलब अब ये कहा जाए कि कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो गाइस नाना साहब कर रहे थे, ठीक है। और उनको हेल्प किससे मिल रही है, तात्या टोपी जो उनके सेनापति कमांडर इन चीफ है, ठीक है। फिर लिखा है अजीमुल खां नाना साहब के क्या थे, सलाहकार थे, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या है, नाना साहब को सचिव के रूप में भी जो है कार्य किया था, उनके सचिव के रूप में। फिर लिखा है इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि अगर आप बात करें कि नाना साहब को क्या बोला जाता था, क्रांति दूत, और जो तात्या टोपे उनको रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। अब इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था और उन्हें उनके एक विश्वसनीय मित्र, क्या नाम था, मान सिंह, ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में सो रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो 1857 में अब बात करेंगे हम जगदीशपुर की। तो 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह कौन है, यहाँ पे नेतृत्व करने वाला कौन है, जगदीशपुर में कौन कर रहे हैं, कुंवर सिंह कर रहे हैं। तो कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन क्या है, शाहाबाद जिले, वर्तमान क्या है भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है असम में, अब असम भी आ गया।
तो अब लिखा है असम में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो दीवान थे, क्या नाम था, मनीराम दत्त, ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र, क्या नाम है, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत करी गई। किसने करी, मनीराम दत्त ने करी। और राजा किसको घोषित किया, कंदपेश्वर सिंह को, ठीक है। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को, जो मनीराम है ये वाले जो, तो मनीराम को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। फिर लिखा है आउवा के ठाकुर, क्या लिखा है, कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को क्या करा, पराजित किया, ठीक है। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना थी, उसको क्या करा, पराजित किया। किसने, कुशल सिंह, ठाकुर कुशल सिंह ने। फिर लिखा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो मतलब फैजाबाद में किसने किया, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। फिर लिखा है ये अंग्रेजों के साथ कट्टर, मतलब जो ये अहमदुल्ला शाह है ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वे पुनः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और वे फैजाबाद में आकर बस गए। कौन, मौलवी जो थे अहमदुल्ला शाह, वो उनकी बात हो रही है। वो थे कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, लेकिन वो कहाँ के बस गए, फैजाबाद में। तो उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायी, यानी अलग अलग धर्म को मानने वाले का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें, ठीक है। इस बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वे अहमद साहब के गुणों से परिपूर्ण और क्या है, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों से क्या है, सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। किनके लिए, अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने क्या है, स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 का विद्रोह किसने अपनी आंखों से देखा था। तो गाइस उसका आंसर है आपका मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है। इनका जन्म कब होता है, 1797 को हुआ, को कहाँ होता है गाइस, आगरा में होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1869 को दिल्ली में होती है, ठीक है। जन्म कहाँ हो रहा है, आगरा में, और मृत्यु कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के जो सिंधिया है उन्होंने अंग्रेजों की क्या करी, सर्वाधिक सहायता करी। मतलब ये है कि 1857 में सब लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध सब नहीं थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखते हैं किन किन ने दिया। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जो ग्वालियर के सिंधिया है ना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। फिर संकट के समय जो कैनिन ने कहा था कि यदि, अब कैनिन क्या कहते हैं, इन्होंने कहा यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही जो है बिस्तर गोल करना पड़ता, मतलब यहाँ से भागना पड़ता। फिर लिखा है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है, और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। मतलब ये काफ़ी बड़ा विद्रोह था, मतलब इससे पहले भी विद्रोह बहुत हुए हैं, बट इतना व्यापक स्तर पर जो विद्रोह है वो ये 1857 का विद्रोह था। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि ये पूरे भारत में हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। मतलब यही बात है कि सबको इसने अपनी लपेट, मतलब इसमें सब लोग जो है सम्मिलित नहीं हुए थे। ये दक्षिणी भारत, पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। कहें कि अगर क्या ये विद्रोह दक्षिण भारत में भी होता था, गाइस ये जो उत्तर वाली जो बेल्ट थी अधिकतर जो है उसी के राज्य थे, प्रांत थे, जो भी थे, ठीक है, वहीं पे हो रहा था। अब जैसे इसने कहा कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर में होलकर हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, पटियाला नाबा जिंद के जो सिख शासक हो गए, पंजाब के दूसरे सिख सरदार हो गए, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में क्या किया, अंग्रेजों की सहायता करी। मतलब इतने सारे ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, ये जो विद्रोह हो रहा है उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता करी है, ना कि इधर लोगों की। तो गवर्नर जनरल कैनिन ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे जो है बांध की तरह काम किया। मतलब जो तूफान आ रहा था उसमें ही बांध की तरह आगे खड़े हो गए, ठीक है, वरना ये तूफान क्या एक ही लहर में हमें क्या बहा ले जाता।
तो फिर लिखा है कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि, मतलब अब ये भी क्वेश्चन आया कि जो 1857 का विद्रोह है उसमें कौन कौन अंग्रेजों के साथ था, या किस किस ने बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कौन इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ, कौन आया ही नहीं इसमें। तो जैसे जो शिक्षित वर्ग था वो तो बिल्कुल इसमें नहीं आया। जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षित वर्ग क्या इसमें इंक्लूड था, नहीं बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है कौन था गाइस, लॉर्ड कैनिन था। यानी कि ये टाइम पीरियड जो था उसका, लॉर्ड कैनिन का जो टाइम पीरियड था वो था 1856 से लेकर 62 तक का था। ठीक है, फिर इसमें लिखा है विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद को क्या है आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ठीक है, कौन सी जगह आपातकालीन मुख्यालय बनती है, क्योंकि अब विद्रोह हो रहा है तो कोई एक आपातकालीन हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया, वो था इलाहाबाद। तो लॉर्ड कैनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। जैसे कि एक चैप्टर हमने छोड़ा है जिसमें है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो गाइस मैंने कहा था कि बंगाल में गवर्नर था, फिर उसके बाद जो पोस्ट आती है वो भारत में गवर्नर जनरल की आती है, और उसके बाद भी एक पोस्ट आती है जो भारत में वायसराय की आती है। तो जब गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो इसने कहा जो सबसे लास्ट जो गवर्नर जनरल था गाइस वो होता है 1857 तक, और उस समय थे लॉर्ड कैनिन। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल थे इस वक्त भारत में। और यही आखिरी 1857 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और यहीं पे जो भारत का गवर्नर जनरल होता है वो भारत का वायसराय बन जाता है। तो यही कहा गया है कि लॉर्ड कैनिंग जो है सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे, और जो पहले वायसराय बनेंगे वो यही बन जाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो पोस्ट है चेंज हो गई, भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। मतलब अब ये जैसे इनकी पोस्ट है ए, आज खत्म हो गई वो पोस्ट, और अब बी पोस्ट स्टार्ट हो जाती है, तो वही जो है इससे उसमें आ जाते हैं, मतलब भारत के गवर्नर जनरल से भारत के वायसराय बन जाते हैं यही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ सकता है कि जो भारत का पहला वायसराय है वो कौन था, या भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो दोनों का नाम है, कौन आते हैं दोनों में, कैनिन, लॉर्ड कैनिन आते हैं। तो इसमें लिखा है न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिन ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि सबसे पहले जो हाईकोर्ट आता है गाइस कौन से एक्ट, ये पूछेगा कौन से एक्ट के थ्रू आया, तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के थ्रू आता है। और कहाँ कहाँ आया है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आया है। फिर लिखा है सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, मतलब अब ये कहानी बता रहे हैं कि भैया इनके टाइम में क्या क्या हो गया या इन्होंने क्या क्या कर दिया। तो हाई कोर्ट वाली एक बात हो गई, ठीक है, कहाँ कहाँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ सुधार किए, सामाजिक सुधार किए। तो उसमें एक आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है। मतलब कि जो विधवा होती थी, पहले क्या होता था, इस अधिनियम के आने से पहले जो भी औरत विधवा हो जाती थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। तो इनकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ गए, ये अधिनियम आ गया, ये एक्ट आ गया। 1856 का एक्ट है ये गाइस, के समय में क्या होता है, कैनिन के समय में ही पारित हुआ था ये एक्ट। ठीक है, फिर 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में क्या है, इंडियन क्या है, म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया था। यानी कि अब इसका मतलब ये जो 1857 में विद्रोह होता है उसे भारत में क्या कहा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, और ब्रिटेन में इसे क्या कहा गया, इंडियन म्यूटिनी कहा गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। तो जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मतलब ये पूछ लिया जा सकता है या कि जब 1857 की क्रांति हो रही है भारत में तो उस समय जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो गाइस कौन थे, विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो आपका था 1855 से लेकर 1858 तक, 55 बीच में आता है, 57 और उसके बाद है 58 तक था। तथा 1859 से लेकर 65 तक था। मतलब इसके बाद एक गैप नहीं, नेक्स्ट जो बनते हैं वो यही बन जाते हैं और 65 तक है, यही प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन में बात हो रही है। फिर लिखा है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था। असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि जो विद्रोह भारतीयों ने किया था उसमें वो असफल हुए। ठीक है, अंग्रेज जीतते हैं, जो भारतीय हैं वो असफल होते हैं, और कारण क्या था,
कारण ये था उनकी कोई एक सामान्य योजना नहीं थी, सब अलग अलग अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, ठीक है, और इनका कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, मतलब ये अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जैसे जैसे लड़ सकते हैं वैसे लड़ रहे हैं, अपनी उनकी अपनी अपनी सबकी अलग अलग योजनाएं हैं, कोई एक पर्टिकुलर योजना नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो विद्रोहियों के नेताओं में कोई क्या है संगठन की भावना देखने को नहीं मिली कि कहें कि भैया चलिए ठीक है, जब गांधी आते हैं तो जब गांधी जी आते हैं तो क्या होता है, सब एकजुट हो जाते हैं, एक साथ मिलके जो भी है विद्रोह करते हैं या जो भी है आंदोलन करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ नहीं है कोई भी, ठीक है। तो उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, मतलब कि क्या करना है कैसे करना है नहीं पता, अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो उनमें अनुशासन की भी कमी थी, कभी कभी तो वे क्या होता था अनुशासित सेना के बजाय क्या है दंगाई भीड़ की तरह क्या है व्यवहार करने लगते थे, और उनके पास क्या है एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, फिर सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था, मतलब उनको ये नहीं पता था भैया अगर हम जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, या फिर कुछ भी उनको नहीं पता था, बस ये है कि भैया लड़ो लड़ो लड़ो, लड़ रहे थे, ठीक है। तो सबके अपने निजी कारण थे कि क्यों लड़ रहे हैं। झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो क्यों लड़ रही थी, उनका अपना पर्सनल कारण था कि जो झांसी थी वो विलय हो गई थी ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। तो मेरठ का अपना अलग था, बरेली का अपना, सबका अपना अलग अलग कारण था कि वो जाके लड़ रहे हैं, ठीक है। कोई किसी का एक पर्टिकुलर कारण नहीं था भैया हमें भारत को स्वतंत्र कराना है इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि 14 सितंबर 1857 को क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के क्रम में जनरल जॉन निकोलस घायल हुए, ठीक है, और 26 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब दिल्ली पर भी अधिकार करना है क्योंकि दिल्ली पर जो है अधिकार किसने कर लिया था, विद्रोहियों ने कर लिया था, ठीक है, लाल किला तक पहुंच गए थे जो हमने पहले पढ़ा था। फिर इसमें लिखा है कि लखनऊ में 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेन, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो गाइस ये भी पूछा गया है कि जब आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं कि मतलब किस किस की मृत्यु भी पूछ लिया गया। तो इसमें लिखा है सर हेनरी लॉरेन, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो जाती है। तो ये नाम 2-4 हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पूछे गए हैं, ठीक है। फिर लिखा है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। मतलब अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है कि भैया ये था 1857 में ये हुआ था, नहीं ये हुआ था, कारण अलग अलग बताए। तो इन्होंने तो जो जेम्स आउट्रम है और डब्ल्यू टेलर है इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये। फिर आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, ठीक है। फिर लिखा है जॉन लॉरेन और सीले के अनुसार ये क्या था, एक तो दोस्तों एक तो यहाँ पे आ गया ये नाम था, ठीक है, इन्होंने क्या बोला हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला। दूसरे आ जाते हैं ये जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये क्या है आपका एक सैनिक विद्रोह है। फिर टिया होम्स तीसरा नाम, तो टी.आर. होम्स के अनुसार क्या है ये बर्बरता और क्या है सभ्यता के बीच युद्ध है। बर्बरता मतलब जो भारतीय थे उनको बर्बर बोला गया और सभ्यता किसके लिए बोली गई, ब्रिटिशर्स के लिए बोली गई। तो अब चौथे जो है आपके वी.डी. सावरकर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक यानी इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसमें इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। मतलब इन्होंने कहा भैया सब कुछ पहले से प्लान्ड था और मतलब सही तरीके से एक यह क्या है कि लड़ा गया स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक युद्ध वॉर थी, ठीक है। तो उन्होंने इस स्वतंत्रता मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी.डी. सावरकर ऐसा कहते हैं। उनकी जो बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये कहते हैं कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस कि कौन कहता है कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई करी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने ऐसा कहा कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, ठीक है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी जो इतिहासकार है, अब ये पूछा जाएगा कि जो इसके सरकारी इतिहासकार है उनका नाम क्या था। तो गाइस वो थे आपके एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन थे, ठीक है। उनकी जो बुक आती है वो कौन सी है 1857, ठीक है। यही मतलब यही लिखा है देखिए गाइस 1857 उनकी बुक है। किसकी, एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन की बुक आती है जो जिसका नाम है 1857 और कब प्रकाशित होती है गाइस पूरे 1957 में होती है, ठीक है। तो ये तो 100 साल का टाइम हो गया। अब गाइस एक और नाम आता है सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखी बुक। उन्होंने क्या लिखी है असबाब ए बगावत हिंद
1859 में प्रकाशित हुई और जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा की गई। मतलब किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, ठीक है। और इसमें चर्चा हुई 1857 के विद्रोह की। और लिखा है भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह के का जो इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ दो नाम आ जाते हैं। एक इसने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसको नियुक्त किया गया इतिहास लिखने के लिए, मतलब 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए, तो वो है आर.सी. मजूमदार, एक, ठीक है। और एक नाम हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो है गाइस, कहाँ गया, हाँ, तो इसमें लिखा है जो सरकारी इतिहासकार है, स्वाधीनता संग्राम के जो सरकारी इतिहासकार हैं वो कौन है? सुरेंद्र नाथ सेन है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत सरकार द्वारा, ओके, परंतु सरकारी समितियों से अनबन होने के कारण क्या है, उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। मतलब किसने इनकार कर दिया? आर.सी. मजूमदार ने कहा भैया नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, कुछ अनबन हो गई होगी। और अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक थी द इनकी जो बुक है वो है द सेपी म्यूटिनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया, इनकी जो बुक है। अब लिखा है मजूमदार ने ही 1857, आर.सी. मजूमदार जो है उन्होंने ही 1857 का जो विद्रोह है उसको तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने कहा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो था, ना तो प्रथम था, इन्होंने कहा भैया ऐसा पहले भी हो चुका है, और ना राष्ट्रीय था क्योंकि पूरे भारत में नहीं था, कुछ लोगों ने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, कुछ नहीं, बहुत बड़े पार्ट ने भारत के उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, तो ना राष्ट्रीय था और ना ही ये क्या था, एक स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही ये पूरे भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ा जा रहा था, ठीक है। सबके अपनी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या है वो लड़ रहे थे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा कि जो ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने, ठीक है। अब लिखा है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, ठीक है। अब ये क्या है, कौन, महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। मतलब जो भी उन्होंने उद्घोषणा की थी वो कब सामने आती है? 1 अप्रैल 58 को आती है, और कहाँ पे? इलाहाबाद में। और कौन करता है, किसके द्वारा? दरबार लगता है, उसमें जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या है उद्घोषित की गई। और इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन जो है सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। मतलब अभी तक जो भारत में शासन कर रहा था वो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यही 1857 का विद्रोह होता है, जो भी उसका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद क्या होता है कि अब जो शासन है भारत पे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहेगा, किसका हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का हो जाएगा। मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका जो है शासन हो जाएगा भारत पर, ठीक है। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर क्या हो गई? रोक लगा दी। मतलब अब जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो जो भारत के और भी पार्ट्स पे जो है अधिकार कर रहा था, वहां पे लग गई रोक। भैया अब जितना आपके हाथ में आ गया, ठीक है, अब इससे ज्यादा पे क्या है विस्तार नहीं करना है आपको, ठीक है। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, मतलब जो जिस धर्म का है ठीक है उसे रहने दो, जो अपने हिसाब से मान रहा है मानने दो। मतलब किसी को जबरदस्ती जो है धर्म उनका परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या उनके धर्म में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। फिर लिखा है एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना। मतलब ये नहीं देखना है कि वो कौन भारतीय है कौन अंग्रेज है तो उनके हिसाब से अलग अलग कानून होना चाहिए, नहीं, सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है शामिल की गई, ठीक है। अब भारतीय रजवाड़ों के प्रति जो है विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। इसका मतलब ये है जो ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर रहा था, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि जो भारतीय जो रजवाड़े होते हैं उनको क्या करती थी, उन पे विजय प्राप्त करती थी और अपने में विलय कर लेती थी, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर रही थी। ये भी चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। जैसे कि हमने झांसी में पढ़ा था, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, तो ये चीज़ मान्य नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो जो राज्य था रजवाड़, मतलब जो भी राज्य होता था, प्रांत होता था, उसे अपने अधीन कर लेते थे, मतलब अपने में विलय कर लेते थे। तो ये चीज़ भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा जो गोद ले रहे हैं वो भी लीगल है, माना जाएगा, ठीक है। तो अतः क्या लिखा है, आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं, ठीक है। तो यह लिखा है जो गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन बहुत सारे और भी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। मतलब ये तो कर दिए उन्होंने, बाकी भी बहुत सारे थे इसके अलावा भी जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए, अब जो भारतीय फौज है उसमें चेंजेस होते हैं, नई तरह से उसका गठन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, 1857 में क्या होता है, 1858 में क्या होता है, मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें जो है सेना का नई तरीके से गठन करना है, तो यहाँ पे कौन सा आयोग होता है आपका, रॉयल कमीशन आता है, पील आयोग होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जनरल जोनाथन पील। ठीक है, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर क्या है विभाजित किया। फिर यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले, तो अब ये बता रहा है कि क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ लिखा है यूरोपीय सैनिक जो थे उनकी संख्या 1857 से पहले कितनी थी, 45,000 थी। ठीक है, अब क्या है, कितनी कर दी गई, 65,000 कर दी गई। ठीक है, कुछ 20,000 बढ़ा दी गई। अब लिखा है भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी, 2,38,000 थी, जिसको क्या करा गया, घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। गाइस क्यों किया गया, कि जो भारतीय सैनिक हैं उसमें यूरोपीय ज़्यादा रहें, कि वो अंग्रेजों की बात ज़्यादा माने। ऐसा ना हो कि जो भारतीय सैनिक हैं, जैसे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ऐसा विद्रोह फिर भविष्य में भी हो। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या अधिक कर दी। अभी भी हालांकि भारतीय सैनिक ही ज़्यादा है, बट पहले से उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, इस डर से कि ये लोग विद्रोह ना करें, क्योंकि हैं तो वो भारतीय ही। ठीक है, तो लिखा है बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय बंगाल में, अब देखिए क्या, अब रेशियो बताए कि कैसे। तो यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात था वो क्या था, 1:2 था, यानी एक यूरोपीय सैनिक और 2 क्या होगा, भारतीय सैनिक होंगे। ठीक है, और मद्रास और बम्बई में इन्होंने करा 1:3 कर दिया, मतलब हर 3 भारतीय सैनिक पर क्या होगा, एक आपका क्या होगा, यूरोपीय सैनिक होगा। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे नोट्स होते हैं खत्म। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 18 के अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन है गाइस, उसमें से हम 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, और जो बाकी बचे हुए होंगे वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे। तो यह लिखा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल हुई थी। तो गाइस वो होती है आपके दिसंबर में। देखिए 1857 में जो है वॉर मतलब विद्रोह स्टार्ट होता है, उससे पहले ही जो दिसंबर में 1856 में आती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक है, क्या है आपका बंदूक, यानी कि ब्राउन बेस से के स्थान पर क्या है, नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का जो है निर्णय लिया, और इसका परीक्षण डमडम, अंबाला, फिर सियालकोट में किया। और इस नई राइफल में क्या है, कारतूस के ऊपरी भाग के मुंह पर क्या है, मुंह को जो है काट कर पकड़ना पड़ता था। ठीक है, तो 1857 में क्या होता है, जनवरी 1857 में बंगाल के सेना में क्या होता है, अफवाह फैल जाती है कि भैया इसमें जो है चर्बी वाला कारतूस है, इसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है। तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना क्या है, इसका पहले कर दिया खंडन। किंतु क्या होता है कि जो सैनिकों को विश्वास हो जाता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो है धर्म को भ्रष्ट करने का क्या है, कि निश्चित प्रयत्न है, और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो गाइस क्या था इसमें, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब उन्हें लगता था जो चर्बी वाला कारतूस है वो उनके धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था उनको, कि इसकी वजह से क्या उनके धर्म में कुछ तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है मंगल पांडे की घटना हुई थी। गाइस वो कहाँ के थे, वो थे बैरकपुर छावनी के थे। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने जो एजुडेंट पर क्या है आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी थी। फिर मंगल पांडे कहाँ के क्या है विप्लव से जुड़े हुए थे, तो गाइस इसका आंसर है बैरकपुर। फिर मंगल पांडे सिपाही था, तो ये कहाँ के थे, देखिए ये थे एक्चुअल में 34 भी बंगाल जो है नेटिव इन्फेंट्री, क्या है NI जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक यानी कि एक सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे। फिर कहा 1857 के विद्रोह के दौरान जो है
बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो गाइस वो है आपके बख्त खां। ये थोड़ा नया था क्वेश्चन है, मतलब ये नोट्स में हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को क्या है, साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। और बख्त खां एक क्या है, पख्तून था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, और परंतु क्या है, विद्रोह ने वास्तविक नेतृत्व तो बख्त खां के पास था। फिर लिखा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था गाइस, क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। ओके, यहाँ पे लिखा है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, जो है ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था, और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, ये एक रीज़न था, बड़ा रीज़न यही था इन सब में। ठीक है, सैनिक असंतोष भी था गाइस, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये मुख्य रीज़न यही था, नहीं। बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी ब्रिटिश साम्राज्य की जिससे लोग जो परेशान हो चुके थे। और जो आपका चर्बी वाली कारतूस है, ये क्या है, एक चिंगारी का काम किया उसने। तो यही लिखा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिससे तंग आकर क्या है, आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। फिर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो गाइस मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है 10 मई को मेरठ से हुआ था, और यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के जो सैनिक ने चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम क्या है, बगावत कर दी थी। फिर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? फिर वही क्वेश्चन है गाइस। तो सर्वप्रथम तो वैसे मेरठ से होती है, बाकी इसमें आंसर है डी गाइस, मेरठ में है। ठीक है, फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो क्या होता है सबसे पहले? तो यहाँ पे होता है सबसे पहले यहाँ सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सबसे पहले पहुंचते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, कानपुर के विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व। नहीं, इससे पहले जो है आपका मेरठ के जो विद्रोही थे वो क्या है, दिल्ली पहुँचते हैं और लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं। 12 मई 10 मई की बात है ये। ठीक है, अब बाकी चीज़ें इसके बाद हुई थी, आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 10 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए जो सिपाही थे, सिपाही के दस्ते ने क्या है, मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की। अब देखिए कहानी है थोड़ी सी, मतलब नया है थोड़ा सा, नोट्स से अलग। तो उन्होंने क्या करा, इन सब ने क्या करा, बहादुर शाह द्वितीय जो है आपके मुगल सम्राट थे, ठीक है, उनसे अपील की कि सम्राट इन जो सिपाही, मतलब आप क्या करिए, हमारा जो है नेतृत्व स्वीकार करें, मतलब इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करे, बहादुर शाह द्वितीय करें। ठीक है, इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में क्या होता है, नाना साहब का 5 जून 1857 को विद्रोह किया नाना साहब ने। अब एक नाम लिखा बेगम हजरत महल, उन्होंने कहा 30 मई 1857 को। कहाँ से किया था गाइस, उन्होंने लखनऊ यानी कि अवध से जो है विद्रोह होता है उसका नेतृत्व किया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में ही किया था, और 17 जून 1858 में क्या है, शहीद हो गई थी, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था गाइस, हमने दो चीज़ें देखी थी, कमल और रोटी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः क्या है, अधिकृत किया, मतलब जहाँ पे भी विद्रोह हो रहा है उसमें अंग्रेजों ने अधिकार सबसे पहले कहाँ पे किया था? तो गाइस सबसे पहले दिल्ली में किया था। तो यहाँ लिखा है कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात क्या होता है, 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, ये मई से स्टार्ट होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो क्या होता है कि 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली गई दिल्ली की। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी, वो कहाँ पे पैदा हुई थी? तो गाइस हमने देखा था वाराणसी में हुई थी, और अब सी आंसर है आपका वाराणसी। ठीक है, तो इनका जो मूल नाम था गाइस क्या था, मणिकर्णिका था, और ये हमने एक मूवी भी आई हुई है मणिकर्णिका, वो इन्हीं पे है। फिर इसमें लिखा है 19 नवंबर 1835 को इनका जो जन्म है, उनको क्या है, गोलघर में इनका जन्म हुआ था, और वर्तमान में क्या है, वाराणसी में। ठीक है, अब इसमें लिखा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, मतलब बरेली से कौन कर रहा था गाइस, उनका नाम है खान बहादुर। तो दोस्तों ये जो है, चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, बाकी तो पुरानी हैं। तो यहाँ लिखा है कि बरेली के रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक
के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की यानी कि नेतृत्व किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें क्या है कोई दिलचस्पी नहीं दी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का क्या किया, मुकाबला किया, कड़ा मुकाबला किया। फिर मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर क्या है नियुक्त किया था और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक क्या है सुयोग्य राजनीतिक के रूप का जो है प्रदर्शन किया। फिर लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित थी गाइस, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उसके बाद उनकी जो समाधि थी गाइस कहाँ थी, ग्वालियर में थी, जो कि आज कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ, वाराणसी में हुआ था, मृत्यु उनकी ग्वालियर में हुई थी और जो ग्वालियर में ही जो है इनकी समाधि भी स्थित है। फिर लिखा है जो है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, मतलब किससे सामना पड़ा, ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। तो गाइस यहाँ लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी और जब किसी उत्तराधिकारी यानी कि उनका कोई पुत्र या पुत्री कुछ नहीं थी, संतान नहीं थी, तो जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने जबगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया, विलय कर दिया। फिर झांसी में जून 1857 में क्या है रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद जो रानी है ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। यहाँ तात्या टोपी के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हो गई। और रानी की मृत्यु पर क्या ह्यूरोज ने क्या कहा, तो वो कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कहते हैं कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गाइस बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये है आपका आंसर, बेगम ऑफ अवध। ओके, ठीक है। तो यहाँ लखनऊ अवध के विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल। गाइस यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर कुछ नया मिल गया, यानी कि जो बेगम हजरत महल है उनको क्या बोला, बेगम ऑफ अवध भी बोला गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये महिला वह महिला जिन्होंने अवध में क्या है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, गाइस अभी हमने पढ़ा बेगम हजरत महल। फिर लखनऊ में क्या होता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो सेम क्वेश्चन है गाइस। फिर लिखा है कि निम्न में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। कहाँ गाइस, इलाहाबाद की बात हो रही, तो इलाहाबाद में कौन था, मौलवी लियाकत अली थे। तो ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, तो ये नया है आपके लिए कुछ। तो ये लिखा है इलाहाबाद में क्या है 1857 में के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी और बाद में क्या है यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। तो गाइस यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त, यहाँ पे रोकते हैं इस पार्ट को। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है 60 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यही सेम चैप्टर रहेगा 1857 का विद्रोह और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।